डिफरेंट चैप्टर्स के थ्रू, तो वो बहुत ज्यादा आसान बात हो जाएगी। एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म सा बन जाता है, एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म बन जाता है। और आप ध्यान रखिए कि उस समय वहां पे एमसीआई में एक्सपर्ट्स हैं। ये लाइफ और डेथ और डिजीज जो है वो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको नॉन डॉक्टर्स बता पाना कि क्या गलत है क्या सही है, वो बड़ा थोड़ा मुश्किल का काम है। ज्यादातर कंप्लेंट जो है वो नेग्लिजेंस की कंप्लेंट्स इसलिए आती हैं कि परसेप्शन वो होती है कि ये नेग्लिजेंट हुआ। कोई भी बीमार ठीक होना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। जब उसके अभिभावक ये देखते हैं कि पेशेंट ठीक नहीं हुआ या मर गया, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, हो जाता है बहुत बार, तो वो सोचता है कि ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। ये एक्सपर्टीज इसमें बहुत जरूरी है। दिस कैन नॉट बी लाइक एनी अदर कि आपका टीवी खराब हो गया या आपका वो, इट कैन बी अ कंज्यूमर कंप्लेंट लाइक दैट। तो बहुत भारी डिबेट है इस इशू पे। और कोई पॉइंट आपका? जी, पॉइंट मेरा ये था कि अगर मान लिया हम इस तरह के ये टीथ दे देते हैं इनको, एमसीआई को, तो जो कंज्यूमर कोर्ट है जो बहुत ओवरबर्डन है आज, स्पेशली मेडिकल नेग्लिजेंस की कंप्लेंट्स के अगेंस्ट, उनका भार बहुत कम हो जाएगा। राइट, मिसेस नायर। मैं बिल्कुल सहमत हूं और जो भी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे हटना चाहती हूँ और पूरे रेगुलेशन के बारे में कहना चाहती हूँ। हमारे जो सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये है हेल्थ सेक्टर में कि जो रेगुलेटरी रिकमेंडेशंस जो आती रही हैं वो पूरी तरीके से नहीं हुई हैं। और ये नहीं कि भाई कोई बाहर के तंग है, खुद मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी काफी परेशान है कि रेगुलेटरी सिस्टम नहीं स्ट्रेंथन हो रहा। और रेगुलेटरी सिस्टम हमारा बहुत बटा भी हुआ है, और बटा हुआ है, कई कुछ दूसरी मिनिस्ट्री में है, कई कुछ मिनिस्ट्री में, और पॉलिटिक्स की वजह से एक मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आ सकते हैं। जो हेल्थ से जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं वो स्वास्थ्य मिनिस्ट्री के अंडर होने चाहिए सारे। तो कुछ रेगुलेटरी रिकमेंडेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। अब जैसे आजकल हमारी रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर बहुत शोर शराबा है, लेकिन अगर हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो शोर शराबा से ये तो नहीं है कि हम रिसर्च बंद कर देंगे। अगर रिसर्च बंद कर देंगे तो हमको सस्ती दवाइयां, वैक्सीन नहीं मिलेंगी। ये जो इंटरमिनिस्ट्रियल इशू, ये भी जैसे ई गवर्नेंस का इशू है, ये इंटरमिनिस्ट्रियल इशू भी हमारे सारे एजेंडा में दिखाई देता है, और इसके लिए प्रधानमंत्री को अपना अथॉरिटी स्टैम्प करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और उनको जो है पूरा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, और जो नई रास्ते में आता है तो उसको लिटरली स्टीम रोल करना पड़ेगा। कहें तो नवा पॉइंट पे मैं एक छोटा सा टेक्नोलॉजी असेसमेंट बोर्ड पे, इस बोर्ड की स्थापना से पहले मेरे विचार में हम लोगों का, हम मतलब डॉक्टर्स का ये दायित्व है कि हम कुछ गाइडलाइंस बना के उसके अकॉर्डिंग काम करें कि जो एंटीबायोटिक्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं हो। फॉर एग्जांपल, जो आप रेगुलेटरी बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन भी तो आवश्यक है जी। और दूसरी चीज ये है कि ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ मेडिसिन शुड बी कंप्लीटली बैंड। जी, पार्थ। आई थिंक काफी कुछ अच्छी बातें बताई गई यहाँ पे। मैं कहूंगा एक बात यह है कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है उसकी जो डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसमें ज्यादातर डॉक्टर ही बैठे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर खुद तय करते हैं कि किसी डॉक्टर को पनिश करना है कि नहीं करना है, उनके माल प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई। तो आई थिंक एक बड़ा चेंज वहां में लाना चाहिए कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो है उसको वो भी वहां मेंबर बने, उनकी मेजोरिटी है उसके अंदर। ऑफ कोर्स वी नीड द एक्सपर्ट्स, मैं थोड़ा असहमत हूं यहाँ पे। मान लिया मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं असहमत हूं। क्या आप जजेस के लिए, जब जजेस को जज करने की बात आती है, तो क्या आप ऑर्डिनरी सिटीजन वहां बैठाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह बैठाते हम। आप चाहेंगे कि जो बिल्कुल आप चाहें कि जो मीडिया की हमने जो बताई है ब्रॉड बेस्ड हो जाता है, जैसे मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई हमने, उसके अंदर खाली मीडिया वाले नहीं बैठते हैं। अगर वो ही वहां बैठेंगे तो मीडिया वाले बैठाते नहीं है। अगर आप समझे कि ट्राई जो है हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अगर वहां टेलीकॉम कंपनी के वाले ही वहां बैठे होते तो फिर क्या रेगुलेट करते वो लोग, राइट? तो एक सिविल सोसाइटी वॉइस और बैलेंस आता है। ये इंडिपेंडेंस रेगुलेशन की बहुत ही बड़ी एक मुद्दा इंडिया के अंदर। थोड़ा जैसे जूरी सिस्टम होता है अमेरिका में कि टेक्निकल जज भी बैठते हैं, टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए दोनों तरफ से, और लेकिन आम आदमी कुछ होने चाहिए जो फाइनल टेक्निकल आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे फाइनल डिसीजन। और ये आम आदमी भी इवॉल्व इंटेलिजेंट माइंड। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डॉक्टर को हम बाहर नहीं रखना चाहते, डॉक्टर की एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा अगर चेक एंड बैलेंस हो किसी भी सिस्टम में तो बेहतर चलता है। और ड्रग्स के बारे में एक आई थिंक जो एक प्रयोग जो किया गया है कुछ कुछ देशों के अंदर, वो काफी आई थिंक अच्छा प्रयोग वहां हुआ है कि कंज्यूमर को खुद को पावर दिया जाए कि ड्रग सही है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है वहां पे कि अगर आप जो ड्रग जो बाय करते हैं उसके पे जो स्ट्रिप होती है उसमें एक बारकोड होता है, नंबर लिखा हुआ होता है। अगर आप वो नंबर पंच करके भेजेंगे सेल फोन के द्वारा किसी कॉमन नंबर को, तो वहां से जवाब मिलेगा आपको कि वो ड्रग सही मायने में उसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है कि नहीं की है। तो ये एक बिल्कुल एक अच्छी सिस्टम है जहां हम पूरी
बाईपास करके सिस्टम को और कंज्यूमर को technology- एम्पावर कर सकते हैं। technology आप use खुद तय करिए मतलब ये हेल्थ का, जैसे डॉक्टर सेतिया ने कहा, लाइफ और डेथ के मामले होते हैं, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर और सब तो आना चाहिए, लेकिन इसलिए रेगुलेशन भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ एंड डेथ की बात है और इसमें खिलवाड़ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये आपने देखा कि रेगुलेटरी रिफॉर्म के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। टाइम मेरे पास थोड़ा कम है। पॉइंट नंबर 10 पे मुझे जाना है। पॉइंट नंबर 10 सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन सीरियस पॉइंट है, क्योंकि कई पब्लिक हेल्थ इश्यूज इससे रिलेटेड है कि हमारी कंट्री में पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है। तो हमने सुझाव दिया है कि 500 लोगों, हर 500 लोग पे एक पब्लिक टॉयलेट होना जरूरी है, और इस तरह से स्टेट्स को इंसेंटिवाइज सेंटर करे कि वो आके पब्लिक टॉयलेट बनाए। तो एक्सपर्ट से पूछने से पहले मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि पब्लिक टॉयलेट्स को लेके जो अभियान होना चाहिए वो कैसे हो? क्या हमारे देश में पब्लिक टॉयलेट्स को लेके एक बहुत बड़ा व्यापक अभियान छेड़ने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ये बताए कैसे हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। जी हाँ, अभियान तो है, जैसे इंदिरा आवास योजना है, तो उसके साथ साथ हम पब्लिक टॉयलेट्स की भी स्कीम अगर हम लिंक कर दें। एक आवास योजना। यस द लेडी देयर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पब्लिक टॉयलेट्स को बना लेते हैं, दैट इज ओके, बट इफ पब्लिक टॉयलेट का मतलब ही सैनिटेशन होता है, अगर वो ही क्लीन नहीं रह पाए तो सैनिटेशन का तो पूरा उनकी point ही मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। एंड मेरा पॉइंट यही है कि आज भी हम देखते हैं कि लोग स्ट्रीट को ज्यादा प्रेफर करते हैं देन यूजिंग द पब्लिक टॉयलेट, एंड ये तो इसलिए इसमें लोगों की अवेयरनेस बढ़ाना, उनकी एजुकेशन होना भी बहुत और जरूरी है। चीज ये भी मैं बोलना चाहूंगा, क्यों आप देखते हैं अगर मेट्रो स्टेशन का ही एग्जाम्पल है, वहां गार्ड्स हैं और वो सब हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर है हमारे अंदर कि अगर हम पेनल्टी हमें देनी पड़ेगी कि हम अगर तब हम उसको उसको साफ ना रखेंगे। हाँ जी, तो थोड़ा हमने भी कुछ तो इनिशिएटिव मेट्रो का एक तो आप कह रहे हैं गार्ड्स है, दूसरा एक और पॉइंट था कि मेट्रो का क्यों एफिशिएंट क्यों है? जी, आजकल जब हम पब्लिक टॉयलेट्स की बात करते हैं, स्पेसिफिकली विमेन और चिल्ड्रन के लिए ये बहुत स्टिग्मेटाइज्ड हो गया। या तो उसके गेट बहुत ही ऐसे पीछे झाड़ियों के कोने पे होते हैं कि उनके लिए वहां पे जाना इज नॉट एक्सेसिबल, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड सम एंटी सोशल एलिमेंट्स विच आर सिटिंग अराउंड देम, around those toilets. right. So that makes it an even bigger problem. So I think we've heard almost everybody. Let's come straight to you. आपने जो कहा है कि बिल्कुल वॉर फुटिंग पे लेना चाहिए। अब आप अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट ही देखें, अगर बेसिक चले जाए, वहां पे उसमें लिखा हुआ है कि हर एक स्कूल में लड़की के लिए और लड़के के लिए टॉयलेट्स अलग होने चाहिए, पर बहुत कम स्कूल्स में होते हैं। तो ये तो लिटरली एक मिशन मोड पे ले जाना पड़ेगा और हर जगह पे बनाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए सरकार ने फंडिंग भी इसके लिए ऑर्गेनाइज कर ली, क्योंकि सरकार के पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, उसके बाद क्या करने की जरूरत है? उसके बाद हर एक लेवल पे आप अर्बन के लिए अलग सा सिस्टम होना चाहिए, रूरल के लिए अलग सा सिस्टम होना चाहिए। अब रूरल क्या डिफरेंसेस होंगे? डिफरेंस ये होगा कि रूरल में आप विलेज में जाएंगे। अब जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर एक विलेज हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी है, उनको 10,000 हर साल में पैसे मिलते हैं। उसमें से उनको सिखाना पड़ेगा कि भाई थोड़े पैसे आप टॉयलेट हम बना देते हैं, थोड़े पैसे आप यूज करिए उसको मेंटेन करने के लिए। और एक विलेज में एक टॉयलेट तो काफी नहीं होगा, कम से कम मैं सहमत नहीं हूं कि 500 लोग के लिए एक हो, मुझे कम से कम 100 लोगों के लिए एक टॉयलेट। तो आपने तो 5 गुना इसका बढ़ा दिया है। बिल्कुल बढ़ा दिया, क्योंकि आप देखिए 60 साल हो गए हैं, अगर अभी तक हम बेसिक क्लीन वाटर और टॉयलेट्स नहीं प्रोवाइड कर सके तो ये तो बहुत बात है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसे कि कई तरह के टॉयलेट्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ रनिंग वाटर चाहिए और ज्यादा रनिंग वाटर चाहिए, कई तरीके से हम टॉयलेट्स दे सकते हैं और कई पब्लिक प्राइवेट इंसेंटिव्स और मार्केट फोर्सेस से सस्ते टॉयलेट्स मिल सकते हैं। सो लास्ट पॉइंट पे टू द पैनल, डॉक्टर सेतिया। मेरे विचार में हमें इसमें कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस मुद्दे पे पैसे खर्चें और टॉयलेट्स बनाएं और उनका रखरखाव रखें, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ऐसे हैं। तो मेरे ये हो जाना चाहिए, मेरे इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, 2% अगर उनको अपना प्रॉफिट स्पेंड करना है CSR इश्यूज में, तो अगर पब्लिक टॉयलेट अगर आप आइटम नंबर 1 बनाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं प्लांट के सामने, ऑफिसेज के सामने, किसी रेडियस में वो बना सकते हैं। पार्थ, तो मेरा ख्याल है कि 21st सेंचुरी के अंदर हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि 500 लोगों पर एक टॉयलेट हो, कि 100 के ऊपर एक टॉयलेट हो, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि हर फैमिली के पास अपना एक टॉयलेट हो। ये पब्लिक टॉयलेट्स है, प्राइवेट टॉयलेट्स तो एब्सोल्युटली होने चाहिए हर फैमिली में। तो दोनों चाहिए, पब्लिक तो खैर चाहिए। धीरज, आप इसको समाप्त कीजिए, क्योंकि अब प्रधानमंत्री के पास पूरे 10 पॉइंट पहुंचने वाले हैं।
हाँ, ये वाला पॉइंट तो सबसे कम कंटेंशियस है। हेल्थ हमने स्वास्थ्य में देखा है कि काफी पॉइंट पे डिबेट हुई है, इस पे तो कोई डिबेट है ही नहीं। इसमें तो किस तरह करना है, इस पे तो हाँ, लेकिन अगेन जैसे सुलभ जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो टॉयलेट बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, तो इसमें भी सरकार को अपने आप करने की जरूरत नहीं है, पैसा दें, लेकिन बाहर के लोग, एजेंसीज, बाहर की कंपनियों को बोल सकते हैं बनाने के लिए। और सफाई का जहां इश्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हमारे देश में सफाई प्रायोरिटी नहीं लेती, लेकिन अगर कुछ साफ जगह हो, जैसे दिल्ली मेट्रो है, यहाँ वहां है एग्जाम्पल्स, तो लोग को सफा रखने का इंसेंटिव होता है। तो ये मेरे ख्याल में पूरी इनसमाउंटेबल प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोग देखें ये टॉयलेट है, इसकी सफाई होती है, हम साफ रख सकते हैं, तो लोग रखेंगे। लेकिन पहले टॉयलेट तो बनाए और उसके बाद एक पॉइंट आया था कि अगर उस पर चार्ज लगा दिया जाए। हाँ, चार्ज भी लगा सकते हैं, कम चार्ज, 1 रुपए 2 रुपए, तो उस तरह से रिसोर्सेज भी जनरेट। तो आपने सुना प्रधानमंत्री जी आपके लिए बहुत ज्यादा आइडियाज यहाँ पे आए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। ये 10 पॉइंट हैं, ये जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम आके आपको देंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस पे पूरी तरह से फोकस करके एक्शन ले पाएंगे। जाने से पहले देखिए ये 10 हमारी पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या हैं। दूजा असा उच्चियां दे संग लाया सदके जावां उन्हां उच्चियां दे जिन्हां नीवियां नाल निभाया। माला माला चल वे बुलिया चल ओथे चलिए, चल वे बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी ज़ौद बिछाने ते ना कोई सानू मन्ने। चलो री सैया चर्चा वेखे, चलो री सैया, चलो सैया, चलो री सैया चर्चा वेखे। आप चमन में आया आया, आप चमन में आया आया, आप चमन में आया भला। ये देखा अपने अमला वाले, ये देखा अपने अमला वाले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। ये देखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। चलो री सैया, चलो सैया हो, चलो री सैया चर्चा वेखे। आप चमन में आया आया, आप चमन में आया आया, आप चमन में आया मौला। चलो सैया, चलो सैया, चलो मौला वेखे, चलो सखी वेखे, चलो मौला अली लेके आली 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 आली। चलो री सैया चर्चा वेखे। आप चमन में आया आया, आप चमन में आया आया, आप चमन में आया मौला। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा, कदी अपने आप पढ़िया नहीं। जा जा वरदे मंदर मसीती, कदी मन अपने विच भरिया नहीं।
ਐਵੇਂ ਲੜਦਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ, ਐਵੇਂ ਲੜਦਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਪੀਰ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਆਖੇ ਪੀਰ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਸਮਾਨੀ ਫੜਨਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਓ ਚੱਲੋ ਜੀ ਸਈਆਂ, ਚਲੋ ਸਈਆਂ ਹੋ ਚੱਲੋ ਸਈਆਂ, ਚੱਲੋ ਮੌਲਾ ਵੇਖੀ ਸਈਆਂ, ਮੌਲਾ ਵੇਖੀ ਸਈਆਂ, ਅਲੀ ਵੇਖੀ ਸਈਆਂ, ਅਲੀ ਵੇਖੀ ਮੌਲਾ 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 ਅਲੀ 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 ना रब अर्श मुहल्ला उते, ना रब खाने काबे हूँ, ना रब इल्म किताबी लभा, ना रब विच महराबे हूँ। गंगा तीरथ मूल न मिलिया, गंगा तीरथ मूल न मिलिया, पैंडे बेहिसाबे हूँ। जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू, छुट्टे सब अजाबे हूँ। चलो रे सैया, चलो सैया हो चलो सैया, चलो सैया चलो सैया, चलो चलो रे सैया चर्चावे के आप चमन में आया, आप चमन में आया, आप चमन में आया मौला। शाह हुसन दा जानी आया, शाह हुसन दा जानी, बाग सिफात विच सैलानी, बाग सिफात विच सैलानी, रांझण को प्यारा आया राय, रांझण को प्यारा आया राय। चलो रे सैया, चलो सैया हो चलो सैया, चलो सैया चलो सैया, मौला वेखे चलो रे सैया, सैया चलो सैया, चलो सैया, चलो सैया, चलो नीचे ही ठहराए, ऊंचे पानी नाट के नीचे ही ठहराए, ऊंचा होए नीचे ही ठहराए, ऊंचे पानी नाट के नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। चलो रे सैया, चलो सैया हो चलो सैया, चलो सैया, चलो रे सैया चढ़ जावे, आप चमन में आया, आप चमन में आया, आप चमन में आया। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली 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 अली। एक ही सूरतिया की दो है मूर्तिया, एक ही सूरतिया की दो है मूर्तिया, एक मुहम्मद एक अली, अली 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 अली। चलो रे सैया, चलो सैया हो चलो रे सैया जर जावे, आप चमन में आया, आप चमन में आया, आप चमन में आया मौला। सैया चलो कबीरा क्या मैं चिंतू, हम चिंते क्या हो, मेरी चिंता हरि करे, मेरी चिंता हरि करे।
मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहे न कोई। चलो रे सैया, चलो सैया हो चलो, चलो रे सैया चर्चावे के आप चमन में आया, आप चमन में आया, आप चमन में आया मौला। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, मस्जिद ढा दे, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ टेढ़ा। मस्जिद ढा दे, ढा दे, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ टेढ़ा। पर किसे दा दिल न ढावी, रब दिलों विच रहंदा। चलो रे सैया, चलो सैया हो चलो, सैया चलो, सैया चलो, सैया चलो, चलो रे सैया चर्चावे के आप चमन में आया, आप चमन में आया, आप चमन में आया मौला। बेदिल सुन सुन समा बाजा होला, बेदिल सुन सुन समा बाजा होला। हर जा गुल गुलजारी बाबा, हर जा गुल गुलजारी बाबा। आदि हक फरमाया आया, आदि हक फरमाया आया। चलो रे सैया, चलो सैया हो चलो, सैया चलो, सैया चलो रे सैया चर्चावे के आप चमन में आया, आप चमन में आया, आप चमन में आया मौला। अली 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 मौला। आँखों की राह हरदम अब खुद ही रवा है। आँखों की राह हरदम अब खुद ही रवा है। जो कुछ है मेरे दिल में, मुँह पर मेरे आया है। जो कुछ है मेरे दिल में, मुँह पर मेरे आया है। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, इस्तकबाल करता हूं आप सभी कादुरे खाम में। आज हम बात करेंगे सांप्रदायिक दंगों की, तनाव की, फसादात की। आखिर ये दंगे क्यों होते हैं, आपस में जो है वो टेंशन क्यों होती है, और खास तौर से
उस मौके पर जब त्योहार हो रहे हों, जब जल से जुलूस निकल रहे हों, ऐसे में टेंशन क्यों बढ़ती है? इन अच्छे मौकों पर लोग लड़ते क्यों हैं? मजहब के नाम पर आपस में भिड़ते क्यों हैं? इसी पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम लोग मिलकर के कैसे इन दंगे फसाद से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं और कैसे जो है आम लोग, आप लोग और हम सब लोग मिलकर के इसमें जो है अहम रोल अदा कर सकते हैं इन दंगों को रोकने में। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं सलावत खान साहब, बीजेपी साहब का ताल्लुक है, इस्तकबाल करते हैं आपका। इनके अलावा है सलीम इंजीनियर साहब, आप जमात इस्लामी हिंद के कौमी सेक्रेटरी हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सवाई सिंह जी हैं, समाज सेवी हैं। इनके अलावा मुजाहिद नकवी साहब है, आम आदमी पार्टी से इनका ताल्लुक है। और इन सबके अलावा सैयद मोहम्मद अयूब साहब हैं, आप शहर काजी हैं लाडनू के। सलावत खान साहब, माइक आपके हाथ में है और सरकार भी आपकी है इस वक्त सूबे में, क्या कहेंगे? ये जो दंगे फसाद होते हैं त्योहारों के मौके पर, एक अच्छा मौका होता है, लोग जो है वो खुशियां मना रहे होते हैं और ऐसे में जो है वो झगड़ा हो जाता है आपस में, कैसे इन चीजों को जो है आप देखते हैं और कैसे इनके ऊपर जो है रोक लगाई जा सकती है? त्योहार पे चाहे किसी समाज का हो, आपसी में विवाद होना देश के लिए और प्रदेश के और जहाँ गांव या मोहल्ला ढाणी कोई भी हो उसके नुकसानदायक है। तो चाहे किसी की सरकार हो, कोई भी हो, इस पे कड़ी से कड़ी पाबंदी लगनी चाहिए। और माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को मीटिंग लेके भी डिसीजन लिया है और इससे जिसी ने कोई कमी रही है किसी तरह की, उसको टाइट किया जाएगा। प्रशासन चाहे कलेक्टर, एसपी, और किसी समाज के किसी ने कोई तत्व न किसी ने गड़बड़ की है तो उसपे भी अच्छी कार्रवाई ढंग से की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई कमी नहीं हो। जी सवाई सिंह जी, मैंने कहा कि त्योहारों के मौके पर जब लोग खुशियां मना रहे हों, इस तरह के वाकयात होना, आपको लगता है कि ये देश प्रदेश के लिए, इन शहरियों के लिए जो हिंदुस्तान के निवासी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अफसोस की बात है और इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए? बहुत ही दुखद बात है। हमारे प्रदेश में माहौल ये कुछ वर्षों से ऐसा बनने लगा है। राजस्थान शांति और सद्भाव के लिए पहचाना जाता रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे तैयार हुए हैं समाज में जो इस ताक में ही रहते हैं कि कब कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो और उसको बड़ा रूप दे दिया जाए। और वही हालत अभी प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र में हुई है। वहां कोई आपसी मामले को लेकर बात थी, लेकिन उसको जो रंग दे दिया गया वो रंग अपन देख ही रहे हैं। किस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों के घर जलाए गए, शोरूम जलाए गए और 3 लोग मारे गए, काफी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये अफसोसजनक बात है और ये इस तरह से जो बढ़ रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो तो चंद लोग हैं जो शुरुआत करते हैं, जो इस ताक में रहते हैं कि अवसर मिला और हवा दे दी जाए ऐसी बातों को और उसको राजनीतिक स्वरूप दे दिया जाए। लेकिन मशीनरी जो है, पुलिस प्रशासन जो है, उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो अगर चाहे तो किसी भी हालत में कोई चीज नहीं बढ़ सकती है, लेकिन उनकी मानसिकता, उनकी सोच भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है, जो इन चीजों को रोकने में अक्षम रहती है या कहें कि वो चीज बढ़ती रहती है और दंगा बढ़ता रहता है, वो देखते रहते हैं। सलीम साहब क्या कहेंगे? ये वाकई अफसोसनाक पहलू है। मैं इस बात को बार बार रिपीट यूं कर रहा हूं कि ज्यादातर जो है इस तरह के जब वाकयात होते हैं वो तभी होते हैं जब लोग खुशियां मना रहे होते हैं, एक मजहब के लोग जो है वो अपना त्योहार मना रहे हों और पता चला कि किसी छोटी सी चीज को लेकर के जो है वो टेंशन हो गई है और फिर वो फैलती जाती है, नफरतें बढ़ती हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब तक समाज में नफरत नहीं फैलेगी, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, लोग मजहब और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण उनका अगर नहीं होगा तो उसका राजनीतिक लाभ लोग नहीं उठा पाएंगे। तो हम तो ये मानते हैं कि ये जो पिछले कुछ समय से जो सुनियोजित तरीके से, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के कारण तो हर जगह मौजूद रहते हैं और ये जो ताकतें हैं उन कारणों के को बड़ा बनाकर और उसको दंगे का रूप देने में कामयाब हो जाती हैं। तो यहां भी हमको यही लगता है कि ये अब दंगे जो हो रहे हैं ये सब राजनीतिक दंगे हैं। सांप्रदायिकता को बुनियाद बनाकर, नफरत को बुनियाद बनाकर राजनीति फायदा उठाने के लिए ये दंगे किए जाते रहे हैं। पिछली सरकार को भी हम ये बात बराबर कहते रहे कि आप दंगाइयों को रोकिए, सजा दीजिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो पिछली सरकार नाकाम रही और जनता ने एक मैसेज दे दिया उस सरकार को। अब नई सरकार आई है, अब आते ही फिर दंगे हुए हैं। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 1 महीना हुआ है सरकार को आए हुए, महीना पूरा हो गया है। बिल्कुल, महीने 1 महीना होते ही अब
ऐसा लगता है कि वही ताकतें, दंगा करने वाली ताकतें हमेशा एक ही रहती हैं, यानी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, संगठित ग्रुप, विचारधारा और नजरिया लेकर नफरत फैलाने वाले ग्रुप जो हैं, वो तो एक खास तबका है जिसको सब जानते हैं और मौजूदा सरकार को उस तबके का समर्थन प्राप्त है। इसलिए सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने इन लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करे। आप इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल ढूंढ रहे हैं और अभी जो है आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। मुजाहिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या